हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 10th क्लास के हिस्ट्री से पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, जिससे इस चैप्टर को करने में हमें काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी कंफर्टेबल होंगे हम लोग। ओके, हमारा ये चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, नेशनलिज्म, ये वर्ड नेशनल बना किससे है? नेशन से। थोड़ा सा हम लोग इसको समझने पे जोर देंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसके अर्थ की बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो आप लोग कह सकते हैं राष्ट्र, देश, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राष्ट्र क्या होते हैं, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। हम लोग आज इसी के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा, पिछले क्लास में, स्टेट के ट्रेडिशनल आइडियाज़ को, कि स्टेट क्या होते हैं, ठीक है। स्टेट को ही आप नेशन समझ लीजिए, सिविक्स के लैंग्वेज में आप स्टेट नेशन को फिलहाल के लिए एक मान के चलिए। तो हमने क्या देखा था कि 4 एसेंशियल कंपोनेंट हैं जिससे मिलके एक नेशन फॉर्म होता है। याद है ना आपको? पहला क्या था कि एक सर्टेन पॉपुलेशन होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होनी चाहिए। ओके, ज्योग्राफिकल टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। उस पॉपुलेशन को रूल करने के लिए, उस टेरिटरी को रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के साथ हमने क्या देखा है, ये तीनों होने चाहिए। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी, दैट मीन्स कि दिस प्लेस, दिस गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन, फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन। ओके, दिस गवर्नमेंट takes decision for the welfare of this population living in this territory. Okay, so sovereignty means the freedom to take decision, the freedom to rule. Okay, अगर हम कंपेयर करते हैं 1947 से पहले, तो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन भी थी, टेरिटरी भी था, गवर्नमेंट भी थे, इंडियन लीडर्स भी थे। बट क्या इंडिया का अपना गवर्नमेंट नहीं था, हम बाहर के गवर्नमेंट से ड्रिवन थे, हमारे ऊपर रूल कहीं बाहर की गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ था कि हमारे पास उस टाइम पे सोवेरेनिटी नहीं था। आइए इन चीज़ों से हम फिर से अपने इस वर्ड पे ही आते हैं। देखिए, ये हमारा ट्रेडिशनल व्यू है कि एक नेशन के लिए 4 चीज़ें चाहिए, एक स्टेट के लिए 4 चीज़ें चाहिए, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी। क्लियर है? लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इसके मीनिंग को थोड़ा ब्रॉड सेंस में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए देखिए, नेशन वर्ड जो है, ये जो पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, आप ना नेशन को एक बॉडी मान लीजिए, एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स हैं ना, वैसे ही आप ये देखिए, तो इसके भी ये चारों ऑर्गन हैं, ये चारों चीज़ें मिलके इसके ये कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स हैं इसके? पॉपुलेशन, टेरिटरी और एरिया, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी। क्लियर है? देखिए, जब आप एक बॉडी में, बॉडी तो चाहे वो लिविंग हो या डेड हो, बॉडी तो बॉडी ही है, पर जब हम बॉडी कहते हैं तो हमारा सेंस क्या होता है? लिविंग बॉडी। उसके अंदर सोल होनी चाहिए, वो सांस ले सके, जिंदा होना चाहिए। वैसे ही हम जो इस चैप्टर में नेशन को पढ़ने वाले हैं, वो इसके ट्रेडिशनल व्यू से इन चारों से ऊपर की चीज़ है कि इन चारों के होने के बावजूद भी एक नेशन के लिए एसेंशियल चीज़ें क्या है, कॉमन चीज़ें क्या है, ठीक है। इसके सोल क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना ये चारों मिलके भी नेशन के आइडिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इन चारों के होने के बावजूद भी अगर ये क्वालिटी मिसिंग है, तो उसको हम नेशन कहते हुए भी नेशन नहीं कह सकते हैं। कैसे? याद कीजिए, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिविक्स में पहला चैप्टर,
व्हाट डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। याद है ना, वहाँ पे आपसे डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हम लोगों ने डील किए थे। डेमोक्रेसी के फीचर्स थे, वहाँ पे हमने क्या देखा है कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल तो डेमोक्रेसी हैं, ऑफिशियली वो डेमोक्रेटिक है, बट दे डू लैक सम एसेंशियल क्वालिटीज, सम एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। याद है ना, हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पे डिसीजन गवर्नमेंट जो लेती है वो फ्री होके नहीं लेती है, आर्मी के प्रेशर में लेती है। इस क्राइटेरिया पे वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑफिशियली अ डेमोक्रेटिक नेशन, पाकिस्तान शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। घबराइएगा नहीं, हम लोग डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, हम लोग फिर इसी वर्ड पे आने वाले हैं। वैसे ही चाइना का एग्जाम्पल भी देखा था कि चाइना भी डेमोक्रेसी के एसेंशियल फीचर्स को फुलफ़िल नहीं करता है। मैक्सिको का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखा था, याद है आप लोगों को। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ थोड़ा सा अप्लाई करते हैं कि ये चारों कंपोनेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवेरेनिटी, ये मिल के भी नेशन नहीं बनाते हैं जब तक नेशन के अंदर कुछ एसेंशियल फीचर नहीं होगी। और वो एसेंशियल फीचर्स क्या है, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है पॉपुलेशन आपका। इस पॉपुलेशन में डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे, ठीक है ना। चाहे वो रिलीजन के ग्राउंड पे हो, लैंग्वेज के ग्राउंड पे हो, रेस के ग्राउंड पे हो, ज्योग्राफिकल हो, ठीक है, कल्चरल हो, ट्रेडिशनल हो, किसी भी ग्राउंड पे डिफरेंस है, ठीक है। ये इतने सारे डिफरेंस को इग्नोर करने के बाद ये जो पॉपुलेशन है वो एग्रीड होते हैं, वो ये मानते हैं कि दे हैव कॉमन आइडेंटिटी, दे आर वन, ओके, कॉमन आइडेंटिटी, वननेस। हम लोग कहते हैं ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये डिफरेंस सारे कब ख़त्म हो जाते हैं, जब हम अपने आप को एक मानते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि पॉपुलेशन के अंदर कौन सी फीलिंग आनी चाहिए, यूनिटी की फीलिंग आनी चाहिए, वननेस की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। दो टर्म लेके चलते हैं हम लोग दो चीज़ें देख पा रहे हैं, दो चीज़ें हम देखते हुए चलते हैं। एक है हमारा इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और एक है हमारा कलेक्टिव और कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है, कलेक्टिव और कॉमन आइडेंटिटी। अगर हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करें तो आप अपने आप को, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो नाम है, ठीक है, कास्ट के अकॉर्डिंग आप कहाँ से क्या, कौन से, आपका कास्ट क्या है, कम्युनिटी कौन सी है आपकी, लैंग्वेज के हिसाब से आप किस लैंग्वेज के स्पीकर हैं, ज्योग्राफिकली आप कौन से स्टेट के हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बिहार से हैं तो वी आर बिहारी, स्टेट वाइज हमारा ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। रिलीजन वाइज आप कह सकते हैं आपका जो रिलीजन है, वी आर हिंदू, वी आर मुस्लिम, वी आर जैन, वट एवर इज योर रिलीजियस आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारा इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन हम इस इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर अगर कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करें, कलेक्टिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका हिंदू होना, आपका मुस्लिम होना, आपका पारसी होना, सिख होना, आपका बिहारी होना, बंगाली होना, पंजाबी होना, मराठी होना, तमिल होना, these things do not matter. The only thing matter for all the people living in India is they belong to India and India belongs to them. बात समझ में आ रही है? जब ये फीलिंग आ जाए आपके अंदर that we all belong to India and India belongs to us, हम भारत के हैं, भारत हमारा है, जब ये फीलिंग आती है, जब अपने आप को आप इंडियन कहलाना प्रेफर करते हैं, भारतीय कहना पसंद करते हैं, तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी है। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब हम क्या देख रहे हैं कि आप जो भी लोग यहाँ, जो भी पॉपुलेशन है, दे वांट टू लिव टुगेदर, दे वांट टू एक्सेप्ट देयर वन आइडेंटिटी, दैट इज़ देयर आइडेंटिटी बाय द स्टेट, दैट इज़ देयर नेशनल आइडेंटिटी। क्लियर है? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि नेशन जो वर्ड है उसमें वो चारों जो कंपोनेंट हमने देखे हैं,
पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवेरेनिटी। पॉपुलेशन में क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए? कलेक्टिवनेस होना चाहिए, या कॉमन आइडेंटिटी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इनकी जो लॉयल्टी है या एम्बिशन है वो वन होने चाहिए, लॉयल्टी और एम्बिशन। देखिए, आपका जो एम्बिशन है, एक हमारा इंडिविजुअल एम्बिशन हो सकता है, आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक हमारा अपना इंडिविजुअल एम्बिशन है, और एक हमारा नेशनल एम्बिशन है, कॉमन एम्बिशन है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, हम सब चाहते हैं ना। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंडियन है डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी ये पोजीशन चाहेंगे। वर्ल्ड कप हमारी टीम जीते, इंडियन टीम जीते, हर कोई चाह रहे हैं ना। हमारे जो स्पेस के जो भी मिशन है सक्सेसफुल हो, इंडिया हर सेक्टर में आगे चले। ठीक है, ये हम सारे लोग चाहते हैं। हमारे इंडिविजुअल एम्बिशन बेशक अलग हो, बट हमारे कलेक्टिव एम्बिशन क्या है? बिल्कुल एक है। क्लियर है? बात समझिएगा। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये कॉमन आइडेंटिटी, लॉयल्टी, फीलिंग, ये जो इमोशन हैं, बात समझ में आ रही है? जब आपके जो हम लोगों ने बॉडी का एग्जांपल लिया है ना, जिसके पार्ट ये चारों थे, जब ये तो बस बॉडी के पार्ट की तरह है, उसमें ये इमोशन है, जान है। तो अगर ये चीज़ इसमें शामिल होती है तो उसको हम कह सकते हैं नेशन। नेशन इज अ फीलिंग। ये क्या है? एक फीलिंग है, एक इमोशन है। इट्स एन इमोशन ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एंड कॉमननेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि राष्ट्र, नेशन एक फीलिंग है, एक इमोशन है। अगर ये इमोशन मिसिंग है, ये इमोशन नहीं है, तो नेशन होते हुए भी, सारे कंपोनेंट होते हुए भी मीनिंगफुल नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारी लॉयल्टी, हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े होने चाहिए। देखिए, वर्ल्ड कप में ना हम लोगों की टीम सेमीफाइनल में हार गई थी, सबको दुख हुआ होगा। ठीक है ना, कोई खुश नहीं होंगे ना, जबकि ना तो कोहली हमारे रिलेटिव है, ना ही रोहित शर्मा हमारे रिलेटिव है। याद कीजिए, जब अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में वो फंस गए थे, पाकिस्तान में थे, तो उस रात वो जो टाइम जब तक वो पाकिस्तान में थे, हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि वो हमारे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ही इज़ मोर देन आवर ब्लड रिलेशन। हमें ऐसा फील हुआ कि वो हमारी फैमिली के मेंबर हैं, जबकि हमारी पर्सनल फैमिली से तो वो है नहीं। वहाँ पे क्या फीलिंग थी कि ही बिलोंग्स टू इंडिया, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया, वो इंडिया को सर्व कर रहे हैं। ये फीलिंग थी ना हम लोगों के मन में। यही फीलिंग जहाँ पे सारे डिफरेंस ख़त्म हो गए, एक फीलिंग रह गई, वननेस। ये फीलिंग है नेशन। ये हमारा कॉमन लॉयल्टी है, कॉमन इमोशन है। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग यूरोप के प्रोस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, ये चैप्टर स्टार्ट होता है, आप टेक्स्ट बुक के सबसे पहले पेज पे देखिएगा तो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, फ्रेडरिक सोरियो। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने 4 पेंटिंग की एक सीरीज बनाई है। 1848 में 4 सीरीज बनाई, जिसको इन्होंने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इन्होंने अपने पेंटिंग के सीरीज को क्या नाम दिया है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको दिखाई दे रहा है। ये लिबर्टी सिंबलाइज करते हैं, फ्रीडम को, लिबर्टी को। आप देख रहे हैं कि एक ह्यूमन चेन है जो इस पोजीशन को, इस लिबर्टी को पास करना चाह रहे हैं, क्रॉस करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड वर ट्राइंग टू अचीव लिबर्टी, अचीव सम राइट्स। ओके, यहाँ देखेंगे आप इस पिक्चर में तो कुछ लोग इस लिबर्टी, इस स्टैचू को क्रॉस कर चुके हैं।
ये पीपल रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका को, स्विट्ज़रलैंड को और फ्रांस को, ठीक है ना। हमने पीछे पढ़ा है 9th में कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ है 1789 से, उसके बाद लोगों को पावर मिले हैं फ्रांस के नए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये वैसे लोग हैं जिनके पास डेमोक्रेटिक पावर है और ये लोग हैं जिनके पास डेमोक्रेटिक पावर नहीं है, ठीक है। अब इस पिक्चर को आप गौर से देखिएगा, ये लिबर्टी को पर्सनिफाई किया गया है फीमेल फिगर के तौर पे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि लिबर्टी वाज पर्सनिफाइड एज अ फीमेल फिगर, क्लियर है। उसके बाद देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं एंजल्स और ये जीसस क्राइस्ट, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या शो करता है कि ये लोग दे आर ट्राइंग टू अचीव राइट्स, दे आर ट्राइंग टू अचीव लिबर्टी, दे आर ट्राइंग टू अचीव फ्रीडम and the idea of freedom, the idea of oneness, the idea of rights are divine idea, okay, that तो ऐसे आइडिया को अचीव करने में जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो इनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए आपको कुछ ब्रोकन चेन दिखाई दे रहे हैं, ये जो है चेन टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है जो कंजर्वेटिव सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम है, जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो पुराने आइडियाज़ हैं वो अब कमज़ोर होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, एक नया सिस्टम राइज कर रहा है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 वर्ड और पहले पेज पे हैं, उस टर्म को समझते हैं। हम लोगों ने अभी वर्ड यूज किया ना कंजर्वेटिव या पुराना सिस्टम। पुराना सिस्टम क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा है ना हम लोगों ने कि मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल सिस्टम में क्या था कि जो द किंग और द गवर्नमेंट हैज अनलिमिटेड पावर। इनको क्रिटिसाइज करना, अगर कोई इनको क्रिटिसाइज कर रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती थी? रिप्रेसिव एक्शन लेती थी, ऑप्रेसिव एक्शन लेती थी, लोगों को टॉर्चर करती थी, दबा देती थी। इनके पास फुली मिलिट्री पावर है जिसको ये मिस यूज करते थे, ठीक है, यूज ऑफ मिलिटराइज पावर, ओके, ये चीज़ देखा है हमने। तो ये जो रूलर है ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं है। दैट मीन्स दे हैव अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर है ना, इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट पावर। और एब्सोल्यूट से क्या बना है? एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स अ सिस्टम और अ पर्सन हु बिलीव्स इन एब्सोल्यूट पावर और अनलिमिटेड पावर ऑफ रूलर, ओके। सो एब्सोल्यूटिस्ट एक वर्ड आप देख रहे हैं, देखिए आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा होगा न्यू वर्ड्स में, एब्सोल्यूटिस्ट लिटरली अ गवर्नमेंट or system of rule that has no restraints on the power exercise. In history the term refers to a form of monarchical government, clear है, that was centralized, militarized and repressive। ऐसा गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट पावर, क्लियर है। और सेकेंड वर्ड देखेंगे हम लोग यूटोपियन। देखिए फ्रेडरिक सूरियो का जो आइडिया हम देख रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसको क्रॉस करने के लिए दुनिया भर के जो कम्युनिटी है, अलग अलग रीजन के लोग यूनाइटेडली मार्च कर रहे हैं, इस पोजीशन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया के सभी लोगों के पास क्या होंगे? राइट्स होंगे, पावर होंगे, ठीक है, यही चीज़ को सिग्निफाई किया जा रहा है ना। तो अभी तो ये रियली में ऐसा कुछ है नहीं, इन्होंने, ये तो आर्टिस्ट हैं सूरियो, फ्रेडरिक सूरियो क्या है? आर्टिस्ट है ना, तो इन्होंने क्या किया है? एक इमेजिनेशन की है ना इन्होंने। अपने यहाँ कहावत है ना, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, यानी जो आर्टिस्ट होते हैं, कवि होते हैं, दे फोरसी द फ्यूचर, वो आगे की देख लेते हैं। तो अभी तक तो ये चीज़ प्रैक्टिकली प्रेजेंट ग्राउंड लेवल पे नहीं था, इन्होंने एक फ्यूचर के टाइम को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, ठीक है। इसको क्या बोला गया? यूटोपियन आइडिया। यूटोपियन आइडिया का मतलब क्या होता है? यूटोपियन आइडिया का मतलब ये होता है एक इतना अच्छा आइडिया हो, इतना अच्छा आइडिया हो कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो, समझ रहे हैं? An idea that is too good to
बी एग्जिस्टेड इन रियलिटी। ओके, एक ऐसा आइडिया जो इतना आदर्शवादी हो, इतना अच्छा आइडिया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं अभी कहूँ कि एक ऐसा दिन आना कि जब कोई आदमी किसी से झगड़ा नहीं करेगा, सभी लोग मिलजुल के रहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से किसी भी तरीके की कंपटीशन नहीं करेगी, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, हर एक आदमी मिल के रहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना राम राज्य, वैसा कि हर लोग मिल के रहेंगे, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन हम जानते हैं कि ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है होना। तो ये आइडिया क्या हो गया, यूटोपियन आइडिया। तो फिलहाल जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो 4 पेंटिंग की सीरीज बनाई है, वो एक कैसा आइडिया है, वो आइडिया है एक यूटोपियन आइडिया। क्लियर है ना। चलिए एक चीज़ हम लोग और आते हैं, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पे। देखिए लास्ट पैराग्राफ है। हम लोगों ने जो इतनी लंबी डिस्कशन किया है उसका निचोड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। द चैप्टर विल डील विद many of the issue visualized by Sorio in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19th century में यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया आया जिसने यूरोप को चेंज कर दिया पूरी तरीके से। ओके, यहाँ देखिए, ठीक है। The end result of these changes were the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe। ठीक है, हम लोगों ने यही देखा है ना कि ये आइडिया क्या कर रहा है, जो डायनेस्टिक रूल है, जो मोनार्कियल रूल है, उसको ख़त्म कर रहा है। ये यही चीज़ रिमेनिंग्स ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट और कंजर्वेटिव रूल। क्लियर है ना। यहाँ देखिए, द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। हम लोगों ने यही टर्म यूज किया है ना, सोवेरेनिटी, टेरिटरी, ठीक है ना, क्लियर है। सो सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, पॉपुलेशन और सिटीजन, ओके, मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूरल केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। हम लोगों ने कॉमन आइडेंटिटी वर्ड को समझ लिया इससे पहले ही, कॉमन आइडेंटिटी और वननेस और यूनिटी। ठीक है, तो टेरिटरी के लोग में क्या हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, चाहे वो रूलर हो या सिटीजन हो, सोवेरेनिटी हो इनके पास। ओके, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल थ्रू एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। ये देखिए, ये जो फीलिंग है वननेस की, इस फीलिंग्स को क्रिएट करने में वहाँ के लोगों का, वहाँ के लीडर्स का एक लंबा स्ट्रगल है। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस पोजीशन को अचीव करने के लिए, लोगों के अंदर इस वननेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना एक चीज़ इस टॉपिक से और देखते हैं। आज तो हमारा इंट्रोडक्शनल वाला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं, लाइन बाय ही चलना सही होगा। ठीक है, आप देखेंगे आपके चैप्टर में सोर्स ए में अर्नेस्ट रेनन है। ओके, इन्होंने नेशन को डिफाइन किया है। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अ नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडीवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। देखिए, अच्छे से समझना है हमें इस चीज़ को। अगर हम ना स्टार्टिंग अच्छे से समझ लेते हैं तो चैप्टर बहुत आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ, कल्मिनेशन मीन्स पीक पॉइंट, ओके, और टोटल कह लीजिए। एक नेशन कल्मिनेशन है, टोटल है, किस चीज़ का, किस चीज़ का है बताइए, शाबाश। ठीक है, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडीवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। लॉन्ग पास्ट ऑफ सेक्रीफाइस, एंडीवर्स। देखिए, हम अभी ना चैप्टर में जाने से पहले सब कुछ, सारे डिफिनेशन, सारे टर्म को अपने कंट्री पे समझेंगे, अपने कंट्री पे अप्लाई करेंगे। एंड डिवोशन, इंडिया की बात करते हैं। हम लोग आज़ाद हुए हैं 1947 में। ऑलमोस्ट हम लोग
200 ईयर्स तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी बन के रहे हैं। तो ये 200 साल तक इंडियन लोगों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस दिया है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, बहुत कोशिश की है। तरीके बेशक अलग हो, चाहे जो भी तरीके हो, रेडिकल के हो, लिबरल्स के हो, मॉडरेट और लिबरल हम लोगों ने पढ़े हैं ना, मॉडरेट और रेडिकल्स, तरीका किसी का भी हो, डिवोशन कॉमन था। ठीक है, डिवोशन मीन्स अपने एम्बिशन को पाने के लिए, इस फ्रीडम को पाने के लिए सबके अंदर एक डिवोशन था, जिसके लिए वो अपना हर चीज़ सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। ठीक है, फाइनली हम लोग आज़ाद हुए, एक नेशन के रूप में डेवलप हुए। तो लॉन्ग पास्ट ऑफ सेक्रीफाइस, इंडिवर्स एंड डिवोशन, इंडिया, हम जो भी वर्ड आएगा उसको इंडिया पे रख के हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, इंडिया पे रख के देखेंगे हम लोग। ओके, अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच अ नेशन बेसेज इट्स नेशनल आइडिया। हीरोइक पास्ट, ग्लोरी, लीजेंडरी पर्सनैलिटी और कॉमन लीजेंड्स। देखिए, हम लोगों का पास्ट सिंस एंशिएंट टाइम ग्लोरियस पास्ट है। हमारे जो कॉमन लीजेंड्स हैं, लीजेंड्स कहने का मतलब वैसी पर्सनैलिटी जो आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी पीढ़ी को इंस्पायर करती हो। तो हमारे जो इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं वो कॉमन है। ठीक है, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, महाराणा प्रताप हैं। ठीक है, इंडिया इज लैंड ऑफ लीजेंडरी पर्सनैलिटीज। यहाँ एक से एक महान आत्माएं अवतरित हुई हैं, पैदा हुई है, महात्मा बुद्ध, राम। ठीक है ना, तो वो जो हैं हम सब उन पे गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, हमारे जो लीजेंड है, अभी आप APJ अब्दुल कलाम से लेके एंशिएंट टाइम के हमारे जो भी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है, वो क्या कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को इंस्पायर कर रहे हैं। वैसे ही कोई भी कंट्री होगी, वहाँ पे जो पर्सनैलिटी होंगे, कुछ वहाँ पे भी महान पर्सनैलिटीज हुए होंगे, वो वहाँ के लोगों को इंस्पायर करती है। ठीक है, तो हमारे इंस्पिरेशन कॉमन है। ओके, अब देखते चलिए यहाँ पे, टू हैव कॉमन ग्लोरी इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द फ्यूचर। हमारा जो पास्ट है वो ग्लोरियस है, फ्यूचर में जो हम लोग, हमारा जो कॉमन गोल है, हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया है ना, इंडिविजुअल गोल और कॉमन गोल। तो हमारा जो फ्यूचर का एक नेशन के तौर पे गोल है वो कॉमन है। यहाँ के लोग जो हैं वो मिल के रहना चाहते हैं, यहाँ के लोग मिल के रहना चाहते हैं। लाइन अप देखते चलिएगा, दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीपल, अ नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। तो बात यही आ गई ना, यूनिटी और इंटीग्रिटी की। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही समझते हैं कि नेशन एक ऐसा आइडिया है जो एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को यूनाइट करती है। अब हम लोग अपने अगले सेशन में आएंगे इस चैप्टर के पहले टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है, आप लोगों ने जो टेक्निकल टर्म, जो की टर्म्स आए हैं, उसको अच्छे से समझा होगा। ओके, तो हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में। ओके।